जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का मेरे इस लाइव अपडेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में सुशासन राज है। नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सुशासन बाबू कहलाते थे, और अब नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं तो सम्राट जी को कुर्सी सौंप गए हैं और अब बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। सुशासन बाबू हमेशा इस बात के लिए जाने जाते थे कि कहा जाता था कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से कंट्रोल रखते थे। लेकिन अभी हालिया में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर सवाल बड़े उठ रहे हैं कि क्या वाकई में बिहार में सुशासन का राज है। पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठ रहा है वो सवाल है अवैध हथियारों का बिहार में पहुंचना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आप रोक सकते हैं। पुलिस की जो पुलिस मैनुअल होती है या पुलिसिंग जो होती है, पुलिसिंग कहती है कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोक सकते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पहले समझिए, फिर अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी आपको समझाएंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो होता है कि कहीं अवैध हथियार बन रहा है, जो सुचारू तौर से उसको बनाकर सप्लाई किया जा रहा है। कहीं कुछ अपराधियों द्वारा किसी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की जा रही है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे बैंक लूट हो, बैंक डकैती हो, चाहे चेन स्नैचिंग हो या शराब की तस्करी हो, और भी इस तरह की जो एक तरह से प्लानिंग के तहत की जाने वाली घटना है, उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। इसे रोकना ही सबसे बड़ी पुलिस की जो कार्रवाई होती है, इसे रोकना ही सबसे बड़ा काम होता है पुलिस की। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है वो वाकई में बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके लिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि पुलिस उसके लिए दोषी है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम कब कहां घटित हो जाए कहना मुश्किल है। और इसी तरह का एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम भागलपुर के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा के करारी गांव से खबर आई, जहां पर एक शादी समारोह के दौरान में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 बच्चों को गोली लग जाती है। हमारे संवाददाता और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भागलपुर के शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 किशोर को गोली लग गई है और ये गोपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिनटेंगा करारी गांव में एक शादी समारोह की है। जब गोली लगी तो वहां अफरा तफरी का माहौल मचना ही था और इस समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे और भारी भीड़ जुट गई। इस घटना को जानने के बाद परिजनों ने तुरंत बच्चों को अस्पताल ले जाया, बच्चों को अस्पताल ले गए। हालांकि बताया जा रहा है कि बच्चे अभी घायल हैं, उन्हें चोट लगी है, गोली से उन्हें गोली चलने की वजह से वो घायल हो गए हैं। और ये 2 बच्चे जो हैं शादी समारोह में डीजे देखने गए थे और इसी दौरान गांव के ही प्रीतम कुमार मंडल, पिता वकील मंडल, उनके द्वारा कट्टे से फायरिंग की गई, जिसकी चपेट में आकर दोनों बच्चे घायल हो गए। बुदेश मंडल ने कहा है, जो वहां पे हैं लोग, उन्होंने कहा कि प्रीतम कुमार मंडल तिनटेंगा करारी का गांव का ही निवासी है। उन्होंने बताया कि गोली लगने से घायल हुए दूसरे बच्चे का नाम तूफान कुमार है, जो उस समय पर जो उस परिवार का सदस्य है। बिहार शादी था कोपल मंडल के, डीजे बजा था, गोली फायर किया और बच्चे को लगा। किसने फायर किया? किसने फायर किया? प्रीतम कुमार मंडल। बच्चा वहाँ क्या करने गया था? बच्चा शादी ब्याह हो रहा था, देखने के गया था। यार कहाँ पड़ता है? तिनटेंगा करा दी। लड़का क्या नाम है? सौरभ कुमार। पिताजी का? बुदेश मंडल। और भी किसी कोई जख्मी है?
हाँ और भी एक लड़का था। हाँ, और एक जो कितने लोग फायरिंग कर रहा था? हाँ कितने लोग फायरिंग कर रहा था? फायरिंग फायरिंग कितने लोग कर रहा था? सिर्फ ओनली ये एक यहाँ ये वही किस चीज से फायरिंग कर रहा था? हथियार में क्या? हथियार था। कट्टा? हाँ कट्टा। शादी समारोह में जी उसी में लगी है। जी और किसी को लगा है? हाँ, एक और लड़का क्या का नाम है उनका? उनका तूफान कुमार नाम है। दोनों आपस में कौन है? कौन? दोनों बच्चा कौन है आपस में? एगो है जिसके यहाँ शादी है, एक है मेरा लड़का है। एक जिसकी शादी उसका बच्चा है, एक आपका बच्चा है। हाँ फायर क्यों कर रहा था? खुशी उसी को लेकर या फिर नहीं, बीच व्यवहार होता था और वो फायर फूर करने लगा। इससे क्या नाम बताया तुमका? कीर्तन कुमार, पिताजी का? वकील मंडल, घर कहाँ पे हुआ इनका? चिंटना कर दिया, तिलडंगा थाना से था? गोपालपुर। क्या नाम है आपका? गुडेश मंडल, घायल का कौन है? पिताजी क्या नाम है आपका? गुडेश मंडल। तो ये तो घटना हुई, लेकिन अब इस घटना में जो मैंने अभी एक आपको कहा कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो यहां भी दो कहानी है, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम की और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। अब आप पूछेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसमें क्या है? तो गोली चलना, खुशी के मारे किसी की शादी में शरीक होकर गोली चलाना, ये अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कब किस जगह से कौन गोली चला देगा ये कहना मुश्किल है। किसकी मानसिकता किस तरह की है कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर हम जब बात करें तो सवाल ये उठता है कि बिहार में ये अवैध हथियार कट्टे आ कहां से रहे हैं? क्या पुलिस का इन पर कंट्रोल नहीं है? ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसे बिहार पुलिस रोकने में विफल हो रही है। अगर इस चीज को बिहार पुलिस कंट्रोल कर ले तो आज जो भोजपुर गांव में हुआ, जो भरत भूषण तिवारी के साथ हुआ, उनके हाथ में भी कट्टा आया, उनके हाथ में भी पिस्टल आई, अवैध हथियार आया, वो नहीं आता। और अगर वो नहीं आता, भरत भूषण तिवारी जी की हत्या नहीं होती, क्योंकि भरत भूषण तिवारी के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस आए। उन्होंने उस वीडियो में देखा जा रहा है कि वो खुद गोली चला रहे हैं पुलिस वालों पर। ठीक है, ये अलग बात है कि वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो पिस्टल उनके हाथ में आया कहां से? एक समाज सेवी हैं, ठीक है, उनको लगा कि भाई मैं इस तरह से ही अब अपनी आवाज को बुलंद कर सकता हूं। आवाज को बुलंद करने में उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें लगा कि मैं अपने पास एक हथियार रख लूं। पैसे नहीं थे तो शायद उन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं लाइसेंसी बंदूक लेने जाऊंगा तो उसमें भी पैसे लगेंगे, तो उन्होंने शॉर्टकट तरीका अपनाया, उन्होंने एक अवैध हथियार ले लिया। तो सवाल मेरा बिहार पुलिस से यही है कि ये अवैध हथियार बिहार में आ कहां से रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो अवैध हथियार को रोकने के लिए पुलिस कर क्या रही है? दूसरा, अवैध हथियार आने के बाद जिस तरह की वारदात बिहार में हो रही है, उन वारदातों को रोकने के लिए पुलिस विफल हो जा रही है। क्या इनके पास इतना भी इनपुट नहीं है कि उन अवैध हथियारों का कहां इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि जो पुलिसिंग होती है उसमें यही बताया जाता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम को नहीं। बाप बेटे में किसी बात पर तू मैं हो जाए, बाप बेटे को गोली मार दे या बेटा बाप को चाकू मार दे, ये अनऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि किसके घर में कौन सी घटना घटित हो रही है। पुलिस हर घर में तो जाके ड्यूटी नहीं दे सकती ना। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माफ कीजिएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हो रहे हैं, इसमें बिहार की पुलिस क्या कर रही है, क्यों विफल है? हम कैसे मान लें कि ये सुशासन की सरकार है? हम कैसे मान लें कि जो नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी बहुत बार ऐसा देखने को मिला, बहुत जगह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते रहे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी विफलता क्या है? अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, गलत हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप जो रिजर्वेशन का खेल खेलते हैं ना, तो बहुत ऐसे अधिकारी जो रिजर्वेशन के माध्यम से आ रहे हैं, उनसे ज्यादा शातिर तो वो लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि अगर यूपीएससी नहीं निकालें फिर भी वो इतने तेज होते हैं कि आप देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस की वर्दी घूम के आईजी, डीआईजी, एसपी रैंक का वो लेवल लगा के घूमते हैं और पैसा वसूली करते हैं। बहुत बाद में जाके पता चलता है कि अरे फलां जगह तो ऐसा ऐसा हो रहा था।
अभी गाजियाबाद का एक मामला आया, भाई साहब ब्रिगेडियर बन के घूम रहे थे। तो पढ़े लिखे लोग ही तो हैं, और ऐसे लोगों के सामने में जब ऐसे पढ़े लिखे अधिकारी आएंगे जिनकी जानकारी कम है, जिनको कम मार्क्स में यूपीएससी में एंट्री मिल जाती है, जिनको कम मार्क्स में नौकरी मिल जाती है, तो अगर पुलिस से ज्यादा शातिर चोर हो जाए तो उसको आप कैसे रोकेंगे? ये तो एक छोटी बात हुई। दूसरी बात यह है कि पुलिसिंग जब होती है, पुलिस में जो जानकारी मेरे पास है, मैं जो जानता हूं, पुलिस का एक अपना खुद का सीआईडी डिपार्टमेंट होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं। उनका काम होता है कि अपने शागिर्दों, अपने जो लोकल जो नेटवर्क्स होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि क्या बोला जाता है उनको, कि खुफिया तंत्र, उसको स्ट्रांग करके ये पता लगाने की कोशिश करती है पुलिस कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने की संभावना है, उसे रोका जाए, तो वो जानकारी हासिल करते हैं। तो क्या बिहार पुलिस के पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इनपुट नहीं आती है कि बिहार में कहाँ अवैध हथियार बन रहे हैं, अवैध हथियार का कहाँ सप्लाई हो रहा है? क्योंकि जहां तक आप सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो मुझे जानते हैं, या आपकी जो जानकारी है, ये इतनी तो जानकारी है आप लोगों को कि आप भी मानते हैं इस बात को कि अगर पुलिस चाह ले तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती है। ऐसे में बिहार में अवैध हथियार आता कहां से है, बन कहां से आ रहा है, बन कहां रहा है, भरत भूषण तिवारी जैसे लोगों तक पहुंच कैसे रहा है, इन तमाम चीजों पर सोचने वाली बात है। सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा कि हम सुशासन राज में हैं, सुशासन पूरा कायम है। अभी मैं सुन रहा था एक चैनल पर कुंतल कृष्णन जी को, और मुझे लगा कि बड़ी बेशर्मी है इन नेताओं में। आपके एडीजी कह रहे हैं कि पुलिस से गलती हुई है, और कुंतल कृष्णन एक चैनल पे कह रहे थे, एक प्राइवेट चैनल पे डिबेट में कह रहे थे कि सुशासन का राज है। अरे सुशासन का राज है तो पहले इसको तो कंट्रोल कर ले भाई। इतनी आसानी से इस तरह की बातें बोल देना किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपको लोग मानते, प्रवक्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के, आपको लोग मानते हैं, आपको लोग जानते हैं। कम से कम अपनी वाणी में संवेदनशीलता तो रखिए, अपनी वाणी को उस तरह, अपनी जो बातें हैं उसको उस तरह से प्लेस तो करिए। आंखों के सामने इनकाउंटर हो रहा है, अपराधी हथियार डाल दे रहा है, उसके बाद आपकी पुलिस एनकाउंटर कर दे रही है। आप कहते हैं कि नहीं सुशासन का राज है, तो जाइए और जगह पे करिए। अभी इस मामले में करेंगे इनकाउंटर, इस मामले में पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? करिए, जाइए भागलपुर में, गोपालपुर में करिए, उन लोगों को निकालिए। अभी पटना के पास की खबर आ रही है कि वहां पे एक बच्चे के साथ गैंगरेप हो गया है, जाइए करिए इनकाउंटर। अरे अपनी निकम्मता को छिपाने के लिए आप भरत भूषण तिवारी की, ठीक है मानते हैं कि भरत भूषण तिवारी ने हवाई फायरिंग की, अवैध हथियार उठाया, लेकिन जब मैं उनके गांव आज गया था तो मैंने ये देखा कि कुछ लोगों ने सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी ने बंदूक उठाई, लेकिन जरा ये भी तो सवाल करिए उन लोगों से कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई जिसकी वजह से भरत भूषण तिवारी को हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये गंभीर सवाल है। इस सवाल से कोई नेता, कोई पदाधिकारी, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं भाग सकता, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। तो बिहार पुलिस और बिहार की सरकार से बस इतना ही आग्रह है। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है अभी मुख्यमंत्री जी का कि जो भी उनका फेवर कर रहे हैं, जो भी अपराधियों के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई करते रहेंगे, कोई अपराधी नहीं। आप तय तो कर लीजिए कि अपराधी की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो तय करिए, तब तो आप इंक्वायरी करिएगा, तब तो आप इनकाउंटर करिएगा। आपकी परिभाषा खुद कंफ्यूजन में है कि एक अपराधी की परिभाषा क्या होती है, इनकाउंटर किसे कहते हैं। अरे उस टाइम पे इनकाउंटर हुआ करते थे जब सुनने में आता था कि इनकाउंटर हुआ है। सबसे ज्यादा तो मुंबई में इनकाउंटर का सुनने को मिलता था, क्योंकि वहां पे डॉन माफियाओं का बहुत ज्यादा रोल हुआ करता था। एक सरकार आई, उन्होंने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना दिया, अब तक 56 उस पर मूवी बन गई।
वहां पे इनकाउंटर सुनने को मिलता था जब दोनों तरफ से गोलीबारी होती थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तो पुलिस निहत्थे पर गोली मार रही है। अरे पुलिस वाले भाई साहब, आप लोग के इतने, मतलब क्या बोलूं, मतलब शब्द नहीं है, लेकिन यही कहूंगा कि इतना छट्टा है ना, तो जाके उग्रवादियों से भिड़िए, जाके उनके साथ फेस टू फेस इनकाउंटर करिए। जो वीर जवान हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर पर खड़े होके उग्रवादियों से लोहा लेते हैं ना, वो असल इनकाउंटर होता है। ये नहीं कि किसी को दौड़ा दिया खेत में, दौड़ा दिया सड़क पे, निहत्थे को घेर के और गोली मार दी और ले लिया मेडल कि हमने तो इनकाउंटर किया। क्या होगा? अच्छा, एक चीज और, मैं एडीजी साहब का बयान सुन रहा था मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। अगर आप उनके बयान को सुनिए तो वो कह रहे हैं कि उन लोगों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, उन लोगों पर कार्रवाई की है जो लोग भरत भूषण तिवारी को उनके घर पर अरेस्ट करने गए थे। जो लोग उनको अरेस्ट करने गए थे, जो लोग उनको पकड़ने गए थे, वो उनको पकड़ने में विफल रहे, उन लोगों पर उन्होंने कार्रवाई की है, ना कि उन लोगों पर जिन्होंने उनका एनकाउंटर किया। तो ये देखिए कितनी विरोधाभास वाली बात है। यानी कि आप पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर जो हुआ वो सही हुआ, विफलता कहां दिखा रहे हैं कि भाई हमारे जो अधिकारी पदाधिकारी जब गए वो अरेस्ट नहीं कर पाए उनको, लेकिन उनको नहीं माफ कर रहे हैं, उन पर सवाल नहीं कर रहे हैं जिन्होंने भरत भूषण तिवारी को न्यूट्रलाइज किया। क्या वो अपराधी था? और अपराधी था तो दिखाइए कौन सा अपराध किया था उन्होंने। गांव वाले तो सरासर कह रहे हैं कि एसडीएम की मिलीभगत है, वहां के ठेकेदार की मिलीभगत है, वहां के थाना इंचार्ज की मिलीभगत है, और आप है कि अपने पुलिस वालों को सही ठहरा रहे हैं। तो ये बिहार में इस तरह की चीजें अगर और हुई ना, तो देखिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। लेकिन इस खबर में एक जाते जाते एक दुख भी आपसे बयां करूंगा कि आज जब मैं वहां गया उस गांव में, मैंने एक चीज नोटिस की। भरत भूषण तिवारी ने जिन लोगों के लिए आवाज उठाया वो लोग वहां मौजूद तो थे, लेकिन अगर इतना ही उनके लिए वो संवेदनशीलता है उनमें, तो क्यों नहीं उग्र आंदोलन करते हैं? मैं किसी को उकसा नहीं रहा, लेकिन सवाल उठता है कि अगर आपको लग रहा है, आपने खुद कहा कि आपके आंखों के सामने उनका एनकाउंटर कर दिया गया, जिसमें गांव के लोग कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या है। चलिए आपकी ही बात मान लेते हैं। तो मैंने तो एक देखी थी खबर, बरारी, कटिहार जिले के पास बरारी पड़ता, वहां पे कभी एक अपराधी को शायद थाने में बंद कर दिया गया था, तो उसमें पूरा गांव उठ के आ गया था थाने पर धावा बोलने के लिए। आप तो कह रहे हैं कि ये अपराधी नहीं था, आप तो कह रहे हैं आपके लिए, आपके हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने वाला था। आप उसके घर पे दो आंसू टपका रहे हैं। राजनीति करने वाले नेता अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। एक भाई साहब आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो उनका चैनल है, उस चैनल को वो चाह रहे हैं कि उनको माइलेज मिल जाए इससे। तो भरत भूषण तिवारी क्या बेवकूफ था जो आप लोगों के लिए लड़ा? शर्म आनी चाहिए। इस बात को मैं तभी नहीं कह पाया, लेकिन जब मैं घर आया, वापस आया और पूरा आत्ममंथन किया, तो मैंने जो चीजें देखी वहां पर अंदर तक हिला गया। और आपको बता दूं कि आज के बाद भरत भूषण तिवारी जैसे लोग, अगर आज उसके लिए आवाज नहीं उठेगी ना, तो भरत भूषण तिवारी जैसे लोग कभी समाज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। और हमारे ऊपर जिस तरह की सरकार बैठी है ना, वो सरकार इसी तरह से अपना मनमाना रवैया करेगी, पुलिस अपना मनमाना रवैया करेगी। आप बस 10,000 लेके घर में सोए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज भरत भूषण तिवारी की मां रो रही है, कल आप रोएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इस लाइव अपडेट पे इतना ही। अब देखना यह होगा कि भागलपुर के तिनटेगा में जो हुआ उस पर क्या कार्रवाई होती है, पटना में जो गैंगरेप की घटना हुई है बच्ची के साथ, उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इस सरकार से उम्मीद हम नहीं करते कि कोई कार्रवाई होगी।
क्योंकि आज तक छपरा में उस बच्ची के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटना में जो नीट छात्रा के साथ जो गैंगरेप हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक वो जांच का विषय है। और जांच किससे करवाएंगे? जांच में इन्हीं के लोग होंगे ना, सरकार में बैठे लोग, भले वो रिटायर्ड हो गए हो, रिटायर्ड जज से कराएंगे। कभी ना कभी तो सरकार का हिस्सा थे, सुनेंगे तो पहले सरकार की। तो अब आप सोचिए कि ये चीजें जो चल रही हैं कितनी सही हैं, कितनी निष्पक्षता से जांच होगी, इसकी क्या संभावना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइए कि क्या बिहार में सही में सुशासन का राज है या वाकई में अब इनकाउंटर राज आ गया है। क्योंकि हम और आप भी कल किसी रास्ते में किसी से झगड़ा करेंगे और पता चला गुस्से में आपने किसी के साथ हाथापाई कर दी, कल को आपका भी इनकाउंटर ना हो जाए। क्योंकि आप तो झगड़ा करेंगे, आप तो बहस करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, तो आपका इनकाउंटर होना लाजमी है। और मैं बता दूं, भरत भूषण तिवारी के पास जो मोबाइल, सबसे बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि भरत भूषण तिवारी के पास जो मोबाइल था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मोबाइल उनकी मां के पास ही होना चाहिए, आखिर में उस एसडीएम के खिलाफ ऐसे कौन से सबूत हैं भरत भूषण तिवारी के उस मोबाइल में, जिसको लेकर गांव वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी की हत्या या इनकाउंटर में एसडीएम, वहां के ठेकेदार, वहां के एसएचओ का हाथ है। अब इस पूरी जो घटना है इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और कितनी जल्दी निष्पक्ष कार्रवाई होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि हमें तो उम्मीद नहीं है कि इसमें कुछ निकल कर आने वाला है। ये ऐसा मामला हो गया है जो सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है, सरकार के गले की फांस बन चुकी है। तो अब आप और हमें भरत भूषण तिवारी जैसे लोगों के लिए आवाज बनना पड़ेगा। अब इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर लिखें और हमारे इस लाइव अपडेट के साथ साथ हमारे अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही हम कोई खबर डालेंगे या जैसे ही कोई हम लाइव करेंगे तो आपके पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशन चली जाए और फिर आप जो है खबरों के साथ सीधे तौर पर जुड़ सकें। आज की इस लाइव अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।